द डीप डाइव के इस विशेष सत्र में स्वागत है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें ना, तो हर इंसान, हर जानवर, यहाँ तक कि हर छोटा सा पौधा भी अपने आप में एक चलता फिरता चमत्कार है। बिल्कुल। लेकिन इस चमत्कार को कंट्रोल कौन करता है? तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो सीधे जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक पहलू से जुड़ा है। यानी वंशागति के आणविक आधार या जिसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। हाँ, जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5। और आज का हमारा मिशन कोई आम चर्चा नहीं है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इस पूरे जटिल अध्याय को डिकोड करने वाले हैं। डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इस विषय को लेकर ये धारणा बन जाती है कि इसमें बहुत सारे तथ्य और आंकड़े हैं जिन्हें बस रटना पड़ेगा। जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। देखिए, अगर हम इन आणविक संरचनाओं के पीछे के तर्क को, इसकी इंजीनियरिंग को समझ ले, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार जब क्या से ज्यादा क्यों समझ में आ जाता है, तो चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर कोई लंबा वैचारिक प्रश्न, उसका उत्तर देना बहुत ही सहज हो जाता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि डीएनए कोई आम रसायन या मॉलिक्यूल नहीं है। ये असल में लाइफ का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मैनुअल के पहले पन्ने को खोलते हैं। डीएनए के एकदम बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। चलिए। जब हम इन आणविक स्तरों पर बात करते हैं तो कुछ आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। मैंने हमारे रिसर्च नोट्स में कुछ बेहद खास संख्याएं देखी जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधे तौर पर आती हैं। हाँ, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस होता है, जीवाणुभोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज 5X174 कहते हैं। 5X174? हाँ, इसकी जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और जीवाणु भोजी लैम्डा को देखें तो उसमें 48,502 क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म यानी बेस पेयर्स। हाँ, बेस पेयर्स, जिन्हें संक्षेप में बीपी कहा जाता है। प्रकृति में जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है ना, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बड़ा होता जाता है। मतलब कोड बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहते हैं, इस जीवाणु में 4.6 गुणा 10 की घात 6 बेस पेयर्स होते हैं। 4.6 × 10⁻⁶। हाँ। और जब बात हम इंसानों की आती है, तो ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एकदम। मनुष्य के एक अगुणित यानी हैप्लॉइड डीएनए में, मतलब गुणसूत्रों के केवल एक सेट में लगभग 3.3 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। 3.3 बिलियन से भी ज्यादा कोड्स। ये अपने आप में एक विशाल लाइब्रेरी के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरी लाइब्रेरी, ये डीएनए या आरएनए आखिर बनता कैसे है? नोट्स में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जिक्र बार बार आता है। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें तो इस लंबी सी चेन को बनाने वाले वो बुनियादी ईंट पत्थर कौन से हैं? अगर हम इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह इमेजिन करें, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, सिर्फ 3 मुख्य घटकों या ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। सिर्फ 3? हाँ। पहला ब्लॉक है एक नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। दूसरा है एक पेंटोज शर्करा, यानी 5 कार्बन वाली शुगर। बिल्कुल। और तीसरा है एक फॉस्फेट ग्रुप। सारा खेल इन्हीं 3 चीजों का है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है जो शुगर से जुड़ी है। आरएनए और डीएनए के बीच का अंतर? हाँ, आरएनए के मामले में जिस शर्करा का इस्तेमाल होता है उसे राइबोज कहते हैं, लेकिन डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। नाम से ही पता चलता है, डीऑक्सी। बिल्कुल। यानी आरएनए की तुलना में इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु कम होता है। मुझे एक और बहुत ही शानदार पैटर्न दिखा जो आरएनए और डीएनए के बीच का एक क्लासिक अंतर है, और अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में एक अंक के प्रश्न के रूप में आता है। आप थाइमीन और यूरासिल की बात कर रहे हैं। हाँ, ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं, डीएनए के अंदर हमेशा थाइमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए थोड़ा अलग है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मौजूद होता है। ये एक ऐसा की पॉइंट है जो छात्रों को हमेशा याद रहना चाहिए। बिल्कुल। और इन 3 ब्लॉक्स को जोड़ने वाले रासायनिक बंधों को समझना भी बहुत अहम है। अगर 1 या 2 अंक के प्रश्नों की बात करें तो इन बंधों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे एन ग्लाइकोसिडिक बंध। हाँ, सबसे पहला बंध वही है जब एक नाइट्रोजनी क्षार उस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन के साथ जुड़ता है तो वो एन ग्लाइकोसिडिक बंध बनाता है।
इस जुड़ाव के बाद जो संरचना बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यानी अभी तक फॉस्फेट नहीं जुड़ा है। नहीं, अभी सिर्फ बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बने हैं। और जैसे ही इस जोड़ी में तीसरा साथी यानी फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। एकदम सही। और ये फॉस्फेट समूह हमेशा उस शुगर के 5 प्राइम कार्बन से जाकर जुड़ता है। 5' या 5 प्राइम कार्बन। हाँ, और जिस बंध के जरिए ये जुड़ता है उसे फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं। अब हमारे पास एक पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार है। लेकिन डीएनए तो एक बहुत लंबी चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जुड़ना होगा। तो वो कैसे जुड़ते हैं? ये जुड़ाव एक विशेष बंध के माध्यम से होता है जिसे 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ये 3 प्राइम और 5 प्राइम का जो जिक्र है, ये बहुत ही तार्किक लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी चेन की अपनी एक दिशा है। एक ध्रुवणता या पोलैरिटी। हाँ, बिल्कुल, एक वन वे सड़क की तरह। इस लंबी श्रृंखला के एक छोर पर आप देखेंगे कि जो शुगर का 5 प्राइम कार्बन है वो एकदम स्वतंत्र है और उस पर फॉस्फेट जुड़ा है। इसे 5 प्राइम सिरा कहते हैं। हाँ, और ठीक दूसरे छोर पर अंतिम शुगर का 3 प्राइम कार्बन स्वतंत्र होता है, जिस पर एक हाइड्रोक्सिल या OH समूह मौजूद होता है। इसे 3 प्राइम सिरा कहते हैं। तो ये तो हो गई बुनियादी रसायन विज्ञान की बात। अब आते हैं उस विषय पर जो जीव विज्ञान का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है, वॉटसन और क्रिक का द्विकुंडली या डबल हेलिक्स मॉडल। ये दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लेकिन इस मॉडल तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका के केंद्रक में से खोजा और न्यूक्लिन नाम दिया। और उसके बहुत बाद मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ये एक्स-रे विवर्तन के आधार पर डेटा तैयार किया। उसी के आधार पर 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने अपना मशहूर डबल हेलिक्स मॉडल दिया। लेकिन वॉटसन और क्रिक के इस मॉडल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक और नियम को समझना होगा, चारगाफ का नियम। हाँ, एर्विन चारगाफ। ये नियम तो परीक्षा का फेवरेट है। बिल्कुल। चारगाफ ने बताया कि किसी भी दोहरे धागे वाले डीएनए में एडेनिन और थाइमीन का अनुपात और ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात हमेशा एक समान और 1 के बराबर होता है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, A बराबर T, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा, G बराबर C। ये डीएनए की बनावट का बहुत बड़ा सुराग था। हाँ, अगर परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आता है जहां डीएनए की द्विकुंडली संरचना की विशेषताएं विस्तार से पूछी जाएं, जो कि 5 अंकों का अचूक प्रश्न हो सकता है, तो इसके 5 सुनहरे नियम हैं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। चलिए। पहला नियम बहुत ही सीधा है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा और फॉस्फेट है। हाँ, शर्करा फॉस्फेट बैकबोन, और जो नाइट्रोजनी क्षार है वो सीढ़ियों की तरह भीतर की ओर होते हैं। ये तो हुआ पहला बिंदु। दूसरा नियम इन दोनों श्रृंखलाओं की दिशा के बारे में है। वॉटसन और क्रिक ने बताया कि ये दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर यानी एंटी पैरेलल होती हैं। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक श्रृंखला की दिशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है तो उसके सामने वाली श्रृंखला ठीक उसके उल्टे 3 प्राइम से 5 प्राइम की दिशा में होगी। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो इनके आपस में जुड़ने के तरीके को बताता है। दोनों श्रृंखलाओं के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। और इसमें एक बहुत गजब की ज्यामिति छिपी है। हाँ, प्यूरीन के विपरीत हमेशा पिरिमिडीन आता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, प्यूरीन आकार में थोड़े बड़े होते हैं और पिरिमिडीन छोटे। जब एक बड़े प्यूरीन के सामने हमेशा एक छोटा पिरिमिडीन आता है तो डीएनए के दोनों रज्जुकों के बीच की दूरी हमेशा एक समान बनी रहती है। यानी वो एकदम परफेक्ट समानांतर रहते हैं, बिल्कुल कहीं मोटा या पतला नहीं होता। बिल्कुल। ये दूरी हमेशा समान रहती है। कमाल है। चौथा नियम इसके कुंडलित होने पर है। डीएनए दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड दिशा में कुंडलित होता है। हाँ, और इस कुंडली का जो एक पूरा घुमाव है, जिसे पिच कहते हैं, वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। और उस एक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्म फिट होते हैं। तो 3.4 को 10 से भाग दें तो किन्हीं भी 2 लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी
0.34 नैनोमीटर होती है। और अंतिम 5वां नियम यह संरचना के स्थायित्व से जुड़ा है। स्टेबिलिटी। इस द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह दूसरे के ठीक ऊपर स्थित होती है। जैसे घुमावदार सीढ़ी के कदम एक के ऊपर एक जमे हों। बिल्कुल। हाइड्रोजन बंध के अलावा ये जो एक के ऊपर एक टिके रहने की व्यवस्था है, ये कुंडली को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है। ये 5 नियम डबल हेलिक्स का पूरा रहस्य खोल देते हैं। इस पूरी जानकारी के साथ ही जीव विज्ञान का एक मूल सिद्धांत या सेंट्रल डॉगमा भी सामने आता है, जो फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तावित किया था। ये सिद्धांत बताता है कि आनुवांशिक सूचनाओं का बहाव हमेशा एक तरफा होता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, जिसे अनुलेखन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, और फिर वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, जिसे रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। हालांकि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जहां ये सूचना उल्टी दिशा में बहती है। आरएनए से वापस डीएनए बनता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, राइट? एकदम सही। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। चलिए एक छोटा सा गणित लगाते हैं। अभी हमने बात की कि 2 बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर्स होती है, और मनुष्य की एक स्तनधारी कोशिका में लगभग 6.6 गुना 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर निकल कर आती है। हाँ, 2.2 मीटर्स। अब इमेजिन करें, एक टिपिकल केंद्रक का आकार सिर्फ 10 की घात -6 मीटर होता है। एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक डॉट के अंदर 2.2 मीटर लंबा धागा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कई किलोमीटर लंबे धागे को एक टेनिस बॉल में फिट करना हो। और यहीं पर विज्ञान का सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट सामने आता है, डीएनए पैकेजिंग। ये वैचारिक प्रश्नों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर हम असीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोट्स की बात करें, जैसे ई कोलाई, तो उनमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। तो उनका डीएनए कैसे बंधा रहता है? डीएनए पर ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेश होता है। प्रोकैरियोट्स में ये डीएनए कुछ धनात्मक आवेशित प्रोटीन्स के साथ एक जगह बंधा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। लेकिन ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोट्स में ये पैकेजिंग कैसे होती है? यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स की भूमिका आती है। हिस्टोन धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन है। और ये धनात्मक क्यों होते हैं? ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। क्योंकि इन प्रोटीन्स में 2 खास अमीनो अम्लों की बहुलता होती है, लाइसीन और आर्जिनिन। लाइसीन और आर्जिनिन, ये नाम याद रखने हैं। हाँ, अब 8 हिस्टोन अणुओं का एक समूह आपस में जुड़कर एक हिस्टोन अष्टक या हिस्टोन ऑक्टामर बना लेता है। और क्योंकि यह अष्टक धनात्मक है, तो जो हमारा ऋणात्मक डीएनए है वो इसके चारों ओर लिपट जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी गोल संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम। एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के लगभग 200 बेस पेयर्स लिपटे होते हैं। अगर इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखें तो ये डोरी पर बीड्स या बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा दिखता है ना? हाँ, ये न्यूक्लियोसोम्स लगातार दोहराए जाते हैं और क्रोमैटिन बनाते हैं, और आगे चलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, जिसके लिए गैर हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी एनएचसी की आवश्यकता होती है। इस क्रोमैटिन को लेकर परीक्षा में बार-बार एक अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न आता है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच का अंतर। ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। तो यूक्रोमैटिन क्या है? यूक्रोमैटिन क्रोमैटिन का वो हिस्सा है जो थोड़ा ढीले ढाले रूप में बंधा होता है। अभिरंजित करने पर यह हल्के रंग का दिखाई देता है। और इसके काम करने का तरीका? सबसे जरूरी बात यही है, यूक्रोमैटिन अनुलेखन के रूप में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। और इसके ठीक विपरीत है हेटेरोक्रोमैटिन। हाँ, हेटेरोक्रोमैटिन काफी अच्छे ढंग से या मजबूती से बंधा होता है, गाढ़े रंग का दिखाई देता है, और ये निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव। ये अंतर बिल्कुल साफ हो गया। अब इस अध्याय के अंतिम ऐतिहासिक पहलू की ओर मुड़ते हैं, आनुवांशिक पदार्थ की खोज। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत का प्रयोग। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु के साथ प्रयोग किए थे, जो निमोनिया फैलाता है। हाँ, उन्होंने इसके 2 प्रभेदों का इस्तेमाल किया, एस प्रभेद और आर्क प्रभेद। एस प्रभेद यानी स्मूथ, इस जीवाणु के चारों ओर चिकनी श्लेष्मा जो कैप्सूल होती है, और ये चूहों में निमोनिया से मृत्यु का कारण बनता है। और आर प्रभेद यानी रफ, ये खुरदरा होता है और संक्रमण नहीं करता, चूहों को उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एस प्रभेद के जीवाणुओं को गर्म करके मार दिया, ताप मृत एस प्रभेद। और जब इसे चूहों में डाला तो चूहे जिंदा रहे। हाँ, लेकिन जब उन्होंने ताप मृत एस प्रभेद को जीवित आर प्रभेद के साथ मिलाया, तब असली रहस्य सामने आया। बिल्कुल,
इस मिश्रण को जब चूहों में इंजेक्ट किया गया तो चूहे निमोनिया से मर गए। और मरे हुए चूहों में से जीवित एस प्रभेद वाले जीवाणु मिले, ये कैसे संभव था? इस प्रयोग से ये संकेत मिला कि मृत एस जीवाणु से कोई ऐसा पदार्थ जीवित आर जीवाणु में चला गया था जिसने जीव के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन कर दिया, जिसने उस आर जीवाणु को भी चिकनी परत बनाने की ताकत दे दी। इसे ही रूपांतरीय सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। कमाल है। तो आज की हमारी इस डीप डाइव ने बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे जरूरी हिस्सों को कवर कर लिया है। हमने डीएनए के आंकड़े देखे, रासायनिक बंधों के प्रकार समझे, वॉटसन क्रिक मॉडल के 5 नियम देखे, हिस्टोन प्रोटीन की भूमिका जानी और यूक्रोमैटिन हेटेरोक्रोमैटिन के बीच का अंतर स्पष्ट किया। अगर छात्र इन मापदंडों को सिर्फ रटने के बजाय एक 3D मशीन के पुर्जों की तरह समझें तो विज्ञान बहुत ही तार्किक और आसान हो जाता है। एकदम सही। और इसी के साथ मैं श्रोताओं को सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल देकर छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ग्रिफिथ के प्रयोग ने ये तो दिखा दिया कि कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया का रूप बदल रहा है, लेकिन अगर इंसानी कोशिका में इतना लंबा डीएनए, न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन के अंदर इतनी मजबूती से हेटेरोक्रोमैटिन के रूप में पैक रहता है, तो कोशिका जरूरत पड़ने पर ठीक उसी हिस्से को कैसे अनपैक करती होगी ताकि कोई विशेष गुण सामने आ सके? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। प्रकृति की ये अनपैकिंग मशीनरी अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक रहस्य है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले डीप विश्लेषण में। स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री और नोट्स हैं, उनका विषय जीव विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी हिस्सा है। जी, जिसे हम वंशागति के आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। अक्सर जब छात्र जीव विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर बोर्ड परीक्षाओं के नजरिए से, तो चीजों को रटने की कोशिश होती है, जो कि विज्ञान में कभी काम नहीं आता। एकदम सही। तो आज हम इन ऐतिहासिक वैज्ञानिक प्रयोगों को रटेंगे नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जासूसी कहानी की तरह डिकोड करेंगे, ताकि जो भी इसे सुन रहा है उसे एग्जाम में स्टेप्स अपने आप याद आ जाएं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि विज्ञान के इतिहास में ये जो उलझन थी ना कि हमारे शरीर की कोशिकाओं का असली बॉस कौन है, ये रातों रात नहीं सुलझी थी। हाँ, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को पता था कि माता पिता से बच्चों में कुछ तो है जो शारीरिक गुण लेकर जाता है, लेकिन वो आनुवंशिक पदार्थ आखिर है क्या? और उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता था कि ये काम प्रोटीन करता होगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत जटिल होते हैं। हाँ। और डीएनए उन्हें बहुत ही साधारण सा अणु लगता था। ये विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक थी। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान में किसी भी सिद्धांत को ऐसे ही नहीं मान लिया जाता, चाहे वो कितना भी तार्किक क्यों ना लगे। उसके लिए ठोस प्रयोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल, दशकों तक चलने वाले प्रयोग। और अगर हम इसे बोर्ड परीक्षा के नजरिए से देखें तो सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खोजा गया। हाँ, असली अंग तो इस बात पर मिलते हैं कि आप ये समझा सकें कि किसी प्रयोग ने कैसे और क्यों साबित किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। एग्जैक्टली। साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ना ही विज्ञान है। तो चलिए कड़ियों को जोड़ने के सफर के पहले अध्याय पर चलते हैं, जो सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है। बात है 1928 की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग। हाँ, वैज्ञानिक फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के जीवाणु के साथ काम कर रहे थे। उस दौर में निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। और ग्रिफिथ ने इस जीवाणु के 2 अलग-अलग स्ट्रेन्स या कहिए प्रभेदों का इस्तेमाल किया। मेरी स्रोत सामग्री में लिखा है कि एक था एस प्रभेद और दूसरा था आर प्रभेद। तो इन दोनों में ऐसा क्या अंतर था जिसने इतना बड़ा बदलाव ला दिया? इन दोनों स्ट्रेन्स की शारीरिक बनावट ही रहस्य की चाबी है। एस का मतलब है स्मूथ, यानी चिकना। एस प्रभेद के जीवाणुओं के बाहर एक बहुत ही चिकना पॉलीसैकेराइड का आवरण होता है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट का कवर। जी, ये आवरण एक ढाल की तरह काम करता है, जो जीवाणु को चूहों की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचाता है। तो मतलब जब एस प्रभेद चूहों के शरीर में जाता है तो चूहों को निमोनिया हो जाता है और वे मर जाते हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ आर का मतलब है रफ, यानी खुरदुरा। आर प्रभेद के पास ये चिकना आवरण नहीं होता है, तो चूहों का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्हें आसानी से पहचान कर नष्ट कर देता है। बिल्कुल। इसलिए आर प्रभेद से चूहों को कोई नुकसान नहीं होता और वे जीवित रहते हैं। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ग्रिफिथ ने एस प्रभेद वाले जीवाणुओं को खूब गर्म किया, जिससे वे मर गए, जिसे हम हीट किल्ड एस प्रभेद कहते हैं। हाँ,
जब उन्होंने इन मृत एस प्रभेद जीवाणुओं का इंजेक्शन चूहों को दिया तो चूहों को कुछ नहीं हुआ, वे जीवित रहे। जो कि स्वाभाविक है, मरा हुआ जीवाणु कैसे बीमारी फैलाएगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने ग्रिफिथ के होश उड़ा दिए। जब उन्होंने इस ताप मृत एस प्रभेद को एकदम जीवित लेकिन हानिरहित आर प्रभेद के साथ मिलाया और फिर चूहों में इंजेक्ट किया, हाँ, तो चूहे निमोनिया से मर गए। मतलब एक मरे हुए खतरनाक जीवाणु और एक जीवित हानिरहित जीवाणु ने मिलकर चूहे की जान ले ली। और मरे हुए चूहों के खून में जीवित एस प्रभेद तैर रहे थे। ये एक ऐसा परिणाम था जिसे देखकर कोई भी चकित रह जाए। तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? जीव विज्ञान के इस सिद्धांत को हम रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ ने तर्क दिया कि ताप मृत एस प्रभेद से कोई रहस्यमयी चीज निकलकर जीवित आर प्रभेद में चली गई है, और उस रहस्यमयी चीज ने आर प्रभेद को वह चिकना पॉलीसैकेराइड आवरण बनाने की रेसिपी दे दी। एकदम सही, जिससे हानि रहित आर प्रभेद एक उग्र और जानलेवा एस प्रभेद में बदल गया। इसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरित कारक नाम दिया। यह एक बहुत बड़ा सुराग था कि आनुवंशिक जानकारी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ग्रिफिथ की थ्योरी में एक पहेली रह गई थी। वे ये नहीं बता पाए कि वो रसायन असल में था क्या। हाँ, क्या वो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था या कुछ और इसी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए 3 वैज्ञानिक आए, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी। हमारे नोट्स बताते हैं कि 1933 से 44 तक पूरे 11 साल इन्होंने सिर्फ इस एक रसायन की पहचान करने में लगा दिए। 11 साल! विज्ञान में धैर्य बहुत जरूरी है। उन्होंने ताप मृत एस कोशिकाओं से प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को अलग अलग शुद्ध किया, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा रसायन आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि साबित कैसे किया? इसे जीव रासायनिक लक्षण या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। उनका प्रयोग एक तरह से एलिमिनेशन पर आधारित था। मतलब चीजों को एक एक करके खारिज करना? हाँ, उन्होंने इसके लिए विशेष पाचक एंजाइम्स का इस्तेमाल किया। इसे ऐसे समझिए कि आप पता लगा रहे हैं कि मशीन किस तार से चल रही है, तो आप एक एक करके तार काटते हैं। अच्छा एनोलॉजी है। सबसे पहले उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला, जो सारे प्रोटीन को नष्ट कर देता है। उन्होंने देखा कि प्रोटीन नष्ट होने के बाद भी रूपांतरण जारी रहा। आर प्रभेद अभी भी एस प्रभेद में बदल रहा था। इसका सीधा अर्थ था कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं था। फिर उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला, जो आरएनए को नष्ट करता है। लेकिन फिर भी रूपांतरण नहीं रुका। बिल्कुल। यहाँ मुझे वो आहा मोमेंट साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही उन्होंने मिश्रण में डीएनएज एंजाइम डाला, जो कि डीएनए को पचाकर खत्म कर देता है, रूपांतरण की प्रक्रिया तुरंत रुक गई। जीवित आर प्रभेद अब एस प्रभेद में नहीं बदल रहा था। उस मशीन का सही तार कट चुका था। इससे ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही वो रसायन है जो जानकारी लेकर जा रहा था। यहाँ एक छोटी सी जानकारी जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करती है। डीएनएस और डीएनएज में क्या अंतर है? ये बहुत अहम है। डीएनएस का मतलब है बहुत सारे डीएनए के अणु, प्लूरल फॉर्म। और डीएनएज, जिसके अंत में एएसई लगा है, वो एंजाइम है जो डीएनए को नष्ट करता है। यह अंतर गहरी समझ के लिए बहुत जरूरी है। अब एवरी और उनकी टीम ने तो साबित कर दिया था कि डीएनए ही रूपांतरित करने वाला पदार्थ है। लेकिन विज्ञान जगत बहुत संशयवादी होता है ना? हाँ, उस समय के कई बड़े जीव विज्ञानी सहमत नहीं हुए। उन्हें लगा कि शायद एवरी के नमूनों में प्रोटीन की मिलावट रह गई होगी। विज्ञान को एक ऐसे अंतिम और निर्विवाद प्रमाण की जरूरत थी जिसमें कोई अगर मगर न हो। और वो प्रमाण आया 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस के ऐतिहासिक प्रयोग से, जिसे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस प्रयोग के लिए उन्होंने चूहों या बैक्टीरिया का सीधा इस्तेमाल करने के बजाय जीवाणु भोजी को चुना, जिसे हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं। ये देखने में बिल्कुल मून लैंडर जैसे लगते हैं और इनकी बनावट बहुत सरल होती है। बाहर सिर्फ प्रोटीन का आवरण और अंदर डीएनए। लेकिन हर्शे और चेस ने ये कैसे देखा कि विषाणु के अंदर से जीवाणु में क्या जा रहा है? वायरस तो माइक्रोस्कोप से भी ठीक से नहीं दिखते। यहीं पर उनकी असली प्रतिभा सामने आती है। माइक्रोस्कोप के बजाय उन्होंने रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को एक टैगिंग सिस्टम की तरह उपयोग किया। बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विषाणुओं को 2 अलग-अलग माध्यमों में पाला। पहले माध्यम में फास्फोरस 32 डाला। रेडियो एक्टिव फास्फोरस। अब चूंकि डीएनए में बहुत सारा फास्फोरस होता है, लेकिन प्रोटीन में बिल्कुल नहीं होता, तो उन विषाणुओं का सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया,
बाहर का प्रोटीन कवर एकदम नॉर्मल रहा। बहुत चतुर रणनीति थी। और दूसरे माध्यम में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 का उपयोग किया। सल्फर केवल प्रोटीन में पाया जाता है, डीएनए में नहीं। तो इस दूसरे जत्थे वाले विषाणुओं का बाहरी प्रोटीन आवरण रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन अंदर का डीएनए सामान्य रहा। अब उनके पास 2 अलग-अलग ट्रैकर लगे हुए वायरस थे। इस प्रयोग को एग्जाम में 3 मुख्य चरणों में लिखना होता है। पहला संक्रमण, दूसरा अनावरण और तीसरा अपकेंद्रण। चलिए इसे समझते हैं। पहले चरण यानी संक्रमण या इन्फेक्शन में उन्होंने इन दोनों प्रकार के टैग किए गए रेडियो एक्टिव विषाणुओं को अलग-अलग ई कोलाई जीवाणुओं के पास छोड़ दिया। विषाणु जीवाणुओं की सतह पर चिपक गए और अपना आनुवांशिक पदार्थ अंदर इंजेक्ट कर दिया, सिरिंज की तरह। इसके बाद दूसरा चरण आया, अनावरण या ब्लेंडिंग। यहीं पर ब्लेंडर का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या उन्होंने जीवाणुओं की स्मूदी बना दी थी? नहीं, इसे वॉशिंग मशीन की तरह समझिए। जब विषाणु अपना पदार्थ अंदर डाल देते हैं तो उनका खाली बाहरी आवरण जीवाणु की सतह पर चिपका रहता है, जिसे घोस्ट कहते हैं। जी। ब्लेंडर में डालकर मिश्रण को जोर से हिलाया गया। इस तेज झटके से वे खाली आवरण जीवाणु की सतह से टूटकर अलग हो गए। तो अब तरल में 2 चीजें थीं, संक्रमित जीवाणु और खाली विषाणु आवरण। फिर आया तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। जो लोग नहीं जानते, ये एक मशीन है जो परख नली को बहुत तेज गति से गोल गोल घुमाती है। जब आप चीजों को बहुत तेजी से घुमाते हैं तो भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती हैं। चूंकि जीवाणु भारी होते हैं, वे नीचे बैठ गए, जबकि विषाणु के हल्के खाली आवरण ऊपर तैरते रहे। इस अपकेंद्रण के बाद परिणामों का विश्लेषण सबसे रोमांचक था। जिन जीवाणुओं को रेडियोएक्टिव सल्फर वाले विषाणुओं से संक्रमित किया गया था, जिनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव था, हाँ, उनमें जीवाणुओं के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। सारी रेडियो एक्टिविटी ऊपर तैर रहे तरल में थी, जहां विषाणु के खाली प्रोटीन आवरण मौजूद थे। इसका स्पष्ट अर्थ था कि प्रोटीन जीवाणु के अंदर गया ही नहीं। और दूसरी तरफ जिन जीवाणुओं को रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले विषाणुओं से संक्रमित किया गया था, उनमें सारी रेडियो एक्टिविटी भारी जीवाणुओं के अंदर पाई गई, जो नीचे बैठ गए थे। और यही अंतिम निष्कर्ष था। रेडियो एक्टिव फास्फोरस डीएनए के साथ था और वो अंदर मिला। केस क्लोज्ड। निर्विवाद रूप से साबित हो गया कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वो डीएनए ही है, प्रोटीन नहीं। इस ब्लेंडर प्रयोग ने डीएनए को आधिकारिक तौर पर कोशिकाओं का बॉस मान लिया। इस खोज ने जीव विज्ञान की नींव ही बदल दी। लेकिन विज्ञान में हर जवाब एक नया सवाल लाता है। बिल्कुल। अगर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, तो फिर आरएनए क्या है? हमने पढ़ा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस में आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। सही सवाल है। तो फिर प्रकृति ने हमारे जैसे बड़े जीवों के लिए डीएनए को ही क्यों चुना? डीएनए बनाम आरएनए की इस रेस में डीएनए ही क्यों जीता? किसी भी अणु को सफल आनुवांशिक पदार्थ बनने के लिए कुछ कड़े मापदंड पास करने होते हैं। उसे अपनी सटीक कॉपी बनानी आनी चाहिए, जिसे रेप्लिकेशन कहते हैं। उसे बहुत ज्यादा स्थिर होना चाहिए, उसमें विकास के लिए बहुत धीमे बदलाव यानी म्यूटेशन की क्षमता होनी चाहिए। अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों अपनी कॉपी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य अंतर स्थिरता या स्टेबिलिटी का है। मुझे ग्रिफिथ का प्रयोग याद आ रहा है। जब उन्होंने एस प्रभेद को उबालकर मार दिया था, तब भी डीएनए ने काम करना बंद नहीं किया था। डीएनए को गर्म करने पर उसके दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन तापमान सामान्य होते ही वे वापस जुड़ जाते हैं। ये तो बहुत एक स्थिरता हुई। रासायनिक स्तर पर क्या होता है? आरएनए के हर एक न्यूक्लियोटाइड पर एक 2' हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH ग्रुप। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये OH समूह एक तरह के खुले हुए तार या रिएक्टिव हुक की तरह काम करता है। ये किसी भी चीज के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण आरएनए आसानी से टूट जाता है और बहुत अस्थिर होता है। दूसरी ओर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में ये ऑक्सीजन का अणु कम होता है। ये अतिरिक्त OH समूह न होने के कारण डीएनए रासायनिक रूप से कम सक्रिय और बहुत अधिक स्थिर होता है। इसे ऐसे समझिए, आरएनए एक स्नैपचैट मैसेज की तरह है, जो काम करने के तुरंत बाद खुद को नष्ट कर लेता है। और डीएनए पत्थर पर उकेरी गई इबारत है जिसे हजारों सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसमें थायमीन और यूरेसिल का भी रोल है ना?
बहुत बड़ा रोल है। आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। थाइमिन की रासायनिक संरचना डीएनए को अतिरिक्त मजबूती देती है। इसी अस्थिरता के कारण आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। इसीलिए जिन वायरसों में सिर्फ आरएनए होता है, जैसे फ्लू वायरस, वे लगातार रूप बदलते रहते हैं। इसलिए जेनेटिक जानकारी को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए डीएनए बेस्ट है। और उन सूचनाओं को प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसफर करने के काम में आरएनए माहिर है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है, आरएनए वर्ल्ड की परिकल्पना। जी। विकास के क्रम में पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही था। जीवन के सारे शुरुआती काम आरएनए ने ही शुरू किए थे। आरएनए एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट के रूप में काम कर सकता था। लेकिन उत्प्रेरक बहुत प्रतिक्रियाशील होते हैं। प्रकृति को जानकारी सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत तिजोरी चाहिए थी। इसलिए आरएनए में बदलाव हुए और डीएनए का निर्माण हुआ। डीएनए के डबल हेलिक्स में उसमें खुद की मरम्मत करने की प्रणाली विकसित कर दी, जो उसे म्यूटेशन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। ये तो बात हो गई मजबूत तिजोरी की। लेकिन जब कोशिका विभाजित होती है तो इस तिजोरी की सटीक कॉपी कैसे बनती है? जब 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो उन्होंने ये भी बताया कि ये कॉपी कैसे बनाता है। उन्होंने कहा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक जिपर की तरह खुलते हैं और हर स्टैंड एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करता है। और जब नया डीएनए बनता है तो उसमें एक स्टैंड पुराना होता है और एक नया। इसे ही अर्धसंरक्षी प्रतिकृति या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। ये विचार सैद्धांतिक रूप से बहुत सुंदर था, लेकिन इसे प्रायोगिक रूप से साबित किया मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में। बोर्ड एग्जाम के लिए ये एक और मास्टर क्लास प्रयोग है। जाए भारी नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया। भारी नाइट्रोजन, यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूं, 15N रेडियो एक्टिव नहीं होता है। यह एक आम गलतफहमी है। यह सिर्फ समान या 14N से थोड़ा भारी होता है। इसे घनत्व के आधार पर अलग किया जा सकता है। तो मेसेल्सन और स्टॉल ने कई पीढ़ियां तक ई कोलाई को भारी नाइट्रोजन वाले माध्यम में उगाया, जिससे उनका पूरा डीएनए भारी हो गया। और इसे अलग देखने के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन का उपयोग किया। वही हमारा स्पेसशिप वाला इंजन। सीजियम क्लोराइड के घोल में भारी डीएनए नीचे एक बैंड बनाता है और हल्का डीएनए ऊपर। तो प्रयोग आगे कैसे बढ़ा? ई कोलाई कोशिका को विभाजित होने में ठीक 20 मिनट लगते हैं। उन्होंने उन भारी डीएनए वाले जीवाणुओं को सामान्य नाइट्रोजन माध्यम में डाल दिया और 20 मिनट बाद, यानी पहली पीढ़ी के बाद, डीएनए चेक किया। नतीजे ने वॉटसन और क्रिक को सच साबित कर दिया। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो बैंड बना वो ना तो भारी जगह पर था न हल्की जगह पर। वो बिल्कुल बीच में था, जिसे हाइब्रिड या संकरित डीएनए कहा गया। इसका मतलब था कि दो स्ट्रैंड्स में से एक भारी था जो पेरेंट्स से आया और एक हल्का था जो नए माध्यम से बना। अगर रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती तो एक पूरी तरह भारी और एक पूरी तरह हल्का बैंड मिलता। इसे और पुख्ता करने के लिए उन्होंने 40 मिनट बाद दूसरी पीढ़ी के नमूने लिए। इस बार उन्हें दो अलग बैंड मिले, एक हाइब्रिड और एक पूरी तरह हल्का। दोनों की मात्रा समान थी। ये केवल तभी संभव है जब हर बार डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हों और हर स्ट्रैंड नए के लिए सांचे का काम करे। ये अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का निर्विवाद प्रमाण था। और उसी साल टेलर ने फावा बीन्स पर रेडियोएक्टिव थाइमोडीन का उपयोग करके ये साबित कर दिया कि पौधों और हमारे जैसे जीवों के गुणसूत्रों में भी डीएनए ऐसे ही कॉपी होता है। चलिए इसे तेजी से समेटते हैं। हमने ग्रिफिथ के रहस्य से शुरू किया, फिर एवरी और टीम ने डीएनएज एंजाइम से बताया कि वो रहस्यमयी चीज डीएनए है। फिर हर्शी और चेज ने रेडियोएक्टिव टैग से अंतिम प्रमाण दिया। फिर हमने देखा कि आरएनए की अस्थिरता के कारण प्रकृति ने डीएनए को चुना, और अंत में मेसेल्सन स्टाल का प्रयोग देखा। प्रकृति ने सूचनाओं के संरक्षण के लिए एक बेहतरीन प्रणाली बनाई है, लेकिन इन सब के आधार पर एक गहरा सवाल उठता है। वो क्या? आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। जरा सोचिए, अगर विकास में डीएनए का निर्माण कभी होता ही नहीं, अगर आज भी धरती पर केवल आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता, बाप रे, तो क्या इंसानों जैसे जटिल और लंबी उम्र वाले जीवों का अस्तित्व संभव हो पाता? या क्या जीवन इतना अस्थिर होता कि हम हर पल बस म्यूटेट ही करते रहते? ये सचमुच रोंगटे खड़े करने वाला विचार है। प्रकृति का बैकअप सिस्टम कितना अचूक है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। उम्मीद है अगली बार जब आप इन प्रयोगों को पढ़ेंगे तो रटेंगे नहीं, बल्कि जासूसी सुरागों की तरह समझेंगे। पढ़ते रहें और उत्सुकता। स्वागत है आज के इस नए गहन विश्लेषण में। नमस्ते। आज का विषय वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। जरा सोचिए कि एक कोशिका के अंदर
एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है। हाँ, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। सही कहा। जहां एक सेकंड में लगभग 2000 बेस पेयर्स यानी क्षार युग्म कॉपी हो रहे हैं, वो भी बिना किसी गलती के। ये प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बात होगी जीवन के उस ब्लूप्रिंट की जिसे हम डीएनए के नाम से जानते हैं। आज का हमारा स्रोत जीव विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक के वे पन्ने हैं जो वंशागति के आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर केंद्रित हैं। और इस चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य है। बिल्कुल, हमारा मकसद केवल इन भारी भरकम जैविक प्रक्रियाओं को डिकोड करना नहीं है, बल्कि उस विशेष नजरिए को खोजना है जिससे बोर्ड परीक्षाओं में इन विषयों पर उत्तर लिखकर पूरे अंक प्राप्त किए जा सकें। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो रटने से ज्यादा लॉजिक की मांग करता है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखा जाए तो ये केवल रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान के कुछ नियम भर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वास्तव में जीवन की सबसे बुनियादी सूचना प्रणाली है, एक अल्टीमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अध्याय इसलिए भी सबसे अधिक स्कोरिंग माना जाता है क्योंकि यहाँ हर एक प्रक्रिया के पीछे एक ठोस कारण मौजूद है। मतलब अगर कोई एक बार कॉन्सेप्ट समझ ले तो रटने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। एक बार जब कोई वो कारण समझ लेता है तो परीक्षा में चाहे कैसा भी घुमावदार प्रश्न आए, उसका उत्तर लिखना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। उस कारण और लॉजिक की ही तह तक आज हमें जाना है। शुरुआत करते हैं उस प्रक्रिया से जहां से जीवन खुद को आगे बढ़ाता है, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। स्रोतों में ई कोलाई बैक्टीरिया का जो उदाहरण दिया गया है वो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं लगता। ई कोलाई की डीएनए में लगभग 4.6 गुणा 10 की घात 6 क्षार युग्म होते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये अपनी पूरी प्रतिकृति की प्रक्रिया मात्र 18 मिनट में पूरी कर लेता है। 18 मिनट? अगर इसका गणित निकाला जाए तो बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन की औसत गति लगभग 2000 बेस पेयर्स प्रति सेकंड बैठती है। ये गति इतनी तेज है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और उस गति के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती जुड़ी है वो है सटीकता। मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इतनी तीव्र गति से काम करते हुए भी इस जैविक मशीनरी के पास गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर प्रतिकृति के दौरान एक भी बेस पेयर गलत जगह जुड़ जाए तो पूरा का पूरा जेनेटिक कोड गड़बड़ा सकता है। हाँ, जिसके परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है। इसके अलावा ऊर्जा के नजरिए से भी ये कोई सामान्य काम नहीं है। मतलब ये प्रक्रिया काफी महंगी पड़ती है कोशिका को। बहुत महंगी। ये प्रतिकृति ऊर्जा के मामले में एक बहुत ही भारी भरकम प्रक्रिया है। इस चुनौती को हल करने के लिए कोशिकाएं बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती हैं। यहीं पर वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या डीएनटीपीज की भूमिका अहम हो जाती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये डीएनटीपीज वाला हिस्सा बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही शानदार बिंदु है। वे एक तीर से दो शिकार करते हैं। वो कैसे? एक तरफ तो वे इस पूरी प्रक्रिया के लिए सबस्ट्रेट यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो 2 टर्मिनल फॉस्फेट होते हैं वे उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। मतलब बहुकलीकरण अभिक्रिया के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी वही प्रदान करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ ना जैसे कोई डिलीवरी वाला ईंटें भी खुद ला रहा है और उस दीवार को बनाने की ऊर्जा भी खुद ही सप्लाई कर रहा है। यही तुलना इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। अब अगर हम इसे बोर्ड परीक्षा के चश्मे से देखें तो परीक्षकों का एक बहुत ही पसंदीदा विषय है प्रतिकृति द्विशाखा या रेप्लिकेशन फॉक। हाँ, चित्र 5.8। बिल्कुल। डीएनए के अणु इतने लंबे होते हैं कि वे प्रतिकृति के लिए एक ही बार में पूरी तरह से नहीं खुल सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी। हाँ, जो कोशिका के पास होती ही नहीं है। इसलिए डीएनए का हेलिक्स छोटे छोटे हिस्सों में खुलता है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें चित्र 5.8 दिमाग में अच्छे से बिठा लेना चाहिए। ये इसी प्रतिकृति द्विशाखा का चित्र है, या एक वाई आकार की संरचना है जहां डीएनए के दोनों रज्जुक या स्ट्रैंड्स अलग होते हैं। और यहीं से वो 3 अंकीय प्रश्न बनता है जो लगभग हर साल किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अपनी एक जिद है। कैसी जिद? वह केवल एक ही दिशा में बहुलीकरण को उत्प्रेरित कर सकता है, और वो दिशा है 5 प्राइम से 3 प्राइम। यही वो वन वे नियम है जो पूरी प्रक्रिया में जटिलता लाता है। चूंकि पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में काम कर सकता है, इसलिए वो टेम्पलेट रज्जुक जिसकी ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम है
उस पर नई लड़ी का निर्माण बिना किसी रुकावट के लगातार होता रहता है। इसे ही सतत संश्लेषण या कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। हाँ, लेकिन समस्या दूसरे टेम्पलेट पर आती है, जिसकी ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है। क्योंकि उस दूसरे टेम्पलेट पर तो दिशा उल्टी पड़ जाती है, इसलिए वहां डीएनए का संश्लेषण एक बार में लगातार नहीं हो पाता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, जिसे असतत संश्लेषण या डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस कहा जाता है। अब चूंकि ये टुकड़े अलग अलग बनते हैं, तो बाद में इन्हें एक साथ जोड़ना भी जरूरी है ताकि एक पूरा रज्जुक बन सके। बिल्कुल। इस जोड़ने के काम के लिए एक और विशेष एंजाइम की एंट्री होती है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज? हाँ, ये एंजाइम इन असतत रूप से बने डीएनए के टुकड़ों को आपस में सील कर देता है। एक और बारीक बात जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में फंसाती है, वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज खुद प्रतिकृति की शुरुआत नहीं कर सकता। मतलब ये प्रक्रिया डीएनए में कहीं से भी अचानक शुरू नहीं हो जाती। एकदम सही। ई कोलाई जैसे जीवों में डीएनए के भीतर कुछ विशिष्ट अनुक्रम होते हैं, जहां से ये प्रक्रिया आरंभ होती है। इन्हें प्रतिकृति के स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। जी। तो रेप्लिकेशन का ये पूरा खाका अब स्पष्ट है। तेज गति, उच्च सटीकता, डीएनटीपीज की दोहरी भूमिका और वाई आकार के फोर्क में सतत और असतत संश्लेषण। बोर्ड परीक्षा के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अब जीवन की इस कहानी के अगले चरण पर चलते हैं। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, जिसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। कौन सा सवाल? जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी होते हैं, लेकिन अनुलेखन के दौरान डीएनए के दोनों रज्जुक एक साथ आरएनए में कॉपी क्यों नहीं होते? ये बोर्ड परीक्षाओं का एक बहुत ही क्लासिक तर्क आधारित प्रश्न है। तो इसका क्या कारण है? इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि कोशिका अपनी सूचना प्रणाली को उलझने से कैसे बचाती है। इसके पीछे दो बहुत ही मजबूत जैविक कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि यदि डीएनए के दोनों रज्जुक एक साथ टेम्पलेट के रूप में कार्य करने लगे, तो वे अलग अलग अनुक्रमों वाले दो अलग अलग आरएनए अणुओं का निर्माण करेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब उन आरएनए से प्रोटीन बनने का समय आएगा, तो अमीनो अम्लों का अनुक्रम भी पूरी तरह से अलग होगा। बिल्कुल। ये तो वैसी ही स्थिति हो गई कि आपके पास एक ही रेसिपी बुक है, लेकिन आप एक ही पन्ने से दो बिल्कुल अलग-अलग डिशेस बना रहे हैं। ना कि स्थानांतरण की जो एक साफ सुथरी प्रणाली है, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। यदि दो आरएनए अणु एक ही समय पर एक ही डीएनए के दोनों रज्जुकों से बनते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हाँ, और क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे तुरंत आपस में जुड़ जाएंगे और एक दोहरा आरएनए या डीएस आरएनए बना लेंगे। और अगर आरएनए दोहरा हो गया, तो वो राइबोसोम के साथ जुड़ के प्रोटीन कैसे बनाएगा? अनुलेखन का जो मुख्य उद्देश्य था, आरएनए से प्रोटीन बनाना, जिसे अनुवाद या ट्रांसलेशन कहते हैं, वो प्रक्रिया वहीं की वहीं रुक जाएगी। सही कहा। कोशिका की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार डिफेंस मैकेनिज्म है। अब अगर हम पाठ्यपुस्तक के चित्र 5.9 का संदर्भ लें, जो अनुलेखन इकाई या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को दर्शाता है, तो इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं: उन्नायक यानी प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और समापक यानी टर्मिनेटर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। वो क्या? टेम्पलेट रज्जुक और कूट लेखन रज्जुक यानी कोडिंग स्ट्रैंड के बीच का अंतर। हाँ, ये नाम थोड़ा अजीब है। यह भ्रम अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि नामकरण थोड़ा विडंबनापूर्ण है। जैसा कि हमने पहले देखा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही दिशा में यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में बहुलीकरण करता है। इसलिए डीएनए का वो रज्जुक जिसकी ध्रुवता 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है, वो टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। इसी से नया आरएनए बनता है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी लड़ी है, जिसकी ध्रुवता 5 प्राइम से 3 प्राइम है, उसका अनुक्रम बनने वाले नए आरएनए के बिल्कुल समान होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। सही। तो विडंबना ये है कि इस 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली लड़ी को कूटलेखन रज्जुक या कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि यह किसी भी चीज के लिए कूटलेखन नहीं कर रहा होता है। ये अनुलेखन प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेता। तो फिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है?
ये तो बेवजह छात्रों को कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। यह नामकरण मुख्य रूप से संदर्भ तय करने के लिए किया जाता है। अनुलेखन इकाई में सभी संदर्भ बिंदुओं की व्याख्या इसी कूटलेखन रज्जुक के आधार पर की जाती है। अच्छा, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट की तरह। हाँ, उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि उन्नायक या प्रमोटर 5 प्राइम किनारे पर स्थित है, जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर प्रक्रिया शुरू करता है, तो वह कूटलेखन रज्जुक के 5 प्राइम किनारे के संदर्भ में ही कहा जाता है। समझ गया। इसी तरह समापक या टर्मिनेटर कूटलेखन रज्जुक के 3 प्राइम किनारे पर स्थित होता है, जो अनुलेखन के समाप्त होने की जगह निर्धारित करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, खासकर उन बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए जहां 5 प्राइम और 3 प्राइम की दिशाओं को लेकर उलझाने वाले विकल्प दिए जाते हैं। अब इस चर्चा को जीन की जटिलता की ओर ले चलते हैं। यह भी एक बहुत ही गहरा विषय है। एक समय था जब जीन को बस डीएनए का एक टुकड़ा मान लिया जाता था, लेकिन स्रोतों में सिस्ट्रॉन को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सिस्ट्रॉन डीएनए का वह खंड है जो एक विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। यहाँ यह जानना बहुत रोचक है कि बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स और हमारे जैसे ससीम केंद्र की जीवों यानी यूकैरियोट्स में जीन की संरचना कितनी अलग होती है। यह अंतर विकासवाद की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बैक्टीरिया में अनुलेखन इकाई पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है, जिसका अर्थ है कि एक ही प्रमोटर के तहत कई प्रोटीनों की जानकारी होती है। लेकिन यूकेरियोट्स में ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, और यूकेरियोट्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन खंडित या स्प्लिट अवस्था में होते हैं। मतलब जीन के भीतर कूटलेखन अनुक्रम एक के बाद एक लगातार नहीं होते, बल्कि वे टूटे हुए होते हैं। इन टूटे हुए हिस्सों को व्यक्तक यानी एक्सॉन्स और अव्यक्तक यानी इंट्रॉन्स कहा जाता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी फिल्म के बीच बीच में विज्ञापन आ जाए। व्यक्तक या एक्सॉन्स वे अनुक्रम हैं जो वास्तव में काम के हैं, जो अभिव्यक्त होते हैं और परिपक्व आरएनए में पाए जाते हैं। और अव्यक्तक या इंट्रॉन्स वे बीच बीच में बाधा डालने वाले अनुक्रम हैं, जिनका अंतिम प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम बैक्टीरिया में अनुलेखन की बात करें, जैसा कि चित्र 5.10 में दर्शाया गया है, तो वहां प्रक्रिया कैसी होती है? वहाँ प्रक्रिया बहुत सीधी और सरल है। वहाँ ये इंट्रॉन्स वाली कोई परेशानी नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल एक प्रारंभन कारक या सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ता है और अनुलेखन शुरू कर देता है। और जब काम खत्म हो जाता है तो ये समापन कारक यानी रो फैक्टर के साथ मिलकर प्रक्रिया को रोक देता है। बिल्कुल। और चूंकि बैक्टीरिया में कोई अलग से केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म और अनुलेखन की जगह एक ही होती है। इसलिए वहां एमआरएनए को किसी विशेष प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। वहां अनुलेखन पूरा होने से पहले ही राइबोसोम आरएनए से जुड़कर प्रोटीन बनाना शुरू कर सकते हैं। इसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का एक साथ होना कहा जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो वहां ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही जटिल फैक्ट्री का रूप ले लेती है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये हिस्सा एक 5 अंकीय लॉन्ग आंसर प्रश्न का एक बहुत ही मजबूत दावेदार है। हाँ, पाठ्यपुस्तक के चित्र 5.11 के अनुसार यूकैरियोट्स में मुख्य रूप से 2 अतिरिक्त और बहुत ही महत्वपूर्ण जटिलताएं देखने को मिलती हैं। पहली जटिलता तो काम के बंटवारे को लेकर है। बैक्टीरिया की तरह यहाँ एक ही पॉलीमरेज सारा काम नहीं करता है ना? एकदम सही। केंद्रक के भीतर कम से कम 3 अलग-अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं और उनके बीच श्रम का एकदम स्पष्ट विभाजन होता है। वो कैसे? आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 अंतरण आरएनए या टीआरएनए और कुछ अन्य छोटे आरएनए बनाता है। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आरएनए पॉलीमरेज 2। हाँ, यह एंजाइम दूत आरएनए यानी एमआरएनए के पूर्ववर्ती रूप का अनुलेखन करता है, जिसे विषमांगी केंद्रीकीय आरएनए या एचएनआरएनए कहा जाता है। अब चूंकि हमारे जीन खंडित हैं, तो इस एचएनआरए में व्यक्तक और अव्यक्तक दोनों मौजूद होंगे। का सबसे पहला कदम है संबंधन या स्प्लाइसिंग। हाँ, ये एक तरह की कटाई छटाई की प्रक्रिया है। इसमें उन अवांछित अव्यक्तकों यानी इंट्रॉन्स को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है, और जो काम के व्यक्तक हैं एक्सॉन्स, उन्हें एक निश्चित क्रम में आपस में जोड़ दिया जाता है। लेकिन स्प्लाइसिंग के बाद भी ये एमआरएनए पूरी तरह से तैयार नहीं होता। इसे साइटोप्लाज्म की कठोर दुनिया में जाने से पहले सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए 2 और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, आच्छादन या कैपिंग
और पुच्छन या टेलिंग। परीक्षा में इन दोनों प्रक्रियाओं में शामिल रसायनों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। वो नाम थोड़े जटिल जरूर हैं, लेकिन याद रखने बहुत जरूरी हैं। आच्छादन की प्रक्रिया में एचएनआरएनए के 5 प्राइम किनारे पर एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है, जिसे मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये एक तरह से आरएनए को एक हेलमेट पहनाने जैसा है। बिल्कुल। और पुच्छन में 3 प्राइम किनारे पर पॉली ए टेल यानी अडेनोलाइट के लगभग 200 से 300 समूह स्वतंत्र रूप से जोड़े जाते हैं। जब ये स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तभी जाकर वो एचएनआरएनए पूरी तरह से परिपक्व दूत आरएनए या एमआरएनए कहलाता है। अब ये पूरी तरह से तैयार है कि इसे प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजा जा सके। परीक्षाओं के लिए छात्रों को चित्र 5.11 का अभ्यास करना बेहद जरूरी है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक प्राथमिक अनुलेख इन सभी चरणों से गुजरकर एक परिपक्व एमआरएनए में बदलता है। जी। तो अब तक हमने देखा कि जानकारी कैसे कॉपी होती है और कैसे उसे आरएनए के रूप में बाहर भेजा जाता है, लेकिन ये जानकारी एक कोड के रूप में है। जीव विज्ञान की इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इस कोड को पढ़ने की बारी आती है। हम बात कर रहे हैं आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड की। डीएनए की संरचना खोजना बेशक मुश्किल रहा होगा, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने इस आनुवंशिक कोड को डिकोड करना एक कहीं अधिक भयानक पहेली थी। ये पहेली इतनी कठिन इसलिए थी क्योंकि एक तरफ डीएनए में केवल 4 प्रकार के क्षार होते हैं, ए, टी, जी और सी, और दूसरी तरफ प्रोटीन बनाने के लिए कोशिका के पास 20 अलग-अलग प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर ये 4 क्षार मिलकर 20 अमीनो अम्लों की पहचान कैसे तय कर सकते हैं। ये एक शुद्ध रूप से गणितीय और तार्किक समस्या थी, और यहीं पर जीव विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी का प्रवेश होता है। जॉर्ज गैमो की कहानी यहीं से शुरू होती है। वे एक भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने जीव विज्ञानियों को एक बहुत ही शानदार गणितीय तर्क दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर एक क्षार एक अमीनो अम्ल को कोड करता तो केवल 4 अमीनो अम्ल बन पाते। हाँ, 4 की घात 1। अगर 2 क्षारों का जोड़ा बनता तो भी केवल 16 अमीनो अम्ल ही कोड हो पाते, जो कि 20 से कम है। इस तर्क के आधार पर जॉर्ज गैमो ने ये सिद्ध किया कि कूट को कम से कम 3 क्षारों का एक समूह होना ही चाहिए, यानी एक त्रिक या ट्रिपलेट। जब हम 4 की घात 3 करते हैं तो कुल 64 कोडॉन बनते हैं। 64 कोडॉन 20 अमीनो अम्लों के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ये जीव विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जहां एक भौतिक विज्ञानी ने जेनेटिक कोड की बुनियादी संरचना की भविष्यवाणी की थी। विचार तो बहुत ही ठोस था, लेकिन विज्ञान में सिर्फ विचार काफी नहीं होते, उन्हें प्रयोगशाला में साबित करना पड़ता है। और इस कोड को रासायनिक रूप से साबित करना अत्यधिक कठिन कार्य था। यहीं पर उन वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में मिलान करो या बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इन वैज्ञानिकों के योगदान को बहुत स्पष्ट रूप से याद रखा जाना चाहिए। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने निश्चित क्षारों के समुच्चय वाले आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि का विकास किया। मार्शल नीरनबर्ग का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक कोशिका स्वतंत्र तंत्र या सेल फ्री सिस्टम तैयार किया। इस तंत्र ने कूट को प्रयोगशाला की डिश में समझने में बहुत मदद की। और एक नाम जो कभी नहीं भूलना चाहिए वो है सेवेरो-ओक्वाई एंजाइम, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज कहते हैं। ये एंजाइम आरएनए को बिना किसी टेम्पलेट के स्वतंत्र रूप से संश्लेषित करने में मदद करता है। इन सभी खोजों ने मिलकर अंततः उस 64 कोडॉन वाली डिक्शनरी यानी आनुवांशिक कूट को पूरी तरह से डिकोड कर दिया। आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम बोर्ड परीक्षा की रणनीति के रूप में समेटें तो सफलता की कुंजी विवरणों में छिपी है। बिल्कुल। डीएनए प्रतिकृति की तेज गति और वाई आकार का द्विशाखा अनुलेखन इकाई में टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड का अंतर, प्रोकैरियोट्स में सिग्मा और रो फैक्टर की भूमिका और यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग की जटिलता। अगर इन सभी प्रक्रियाओं को पाठ्यपुस्तक के चित्र 5.8 से लेकर 5.11 तक के डायग्राम्स के साथ जोड़कर उत्तर लिखा जाए तो पूरे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और जब बात आनुवंशिक कूट की आती है तो जॉर्ज गमाऊ के गणितीय तर्क और डॉक्टर खुराना, नीरनबर्ग तथा ओक्वा एंजाइम के विशेष योगदानों को उत्तर में शामिल करना उस उत्तर को साधारण से उत्कृष्ट बना देता है। ये सारी जानकारी केवल परीक्षा पास करने का साधन मात्र नहीं है।
हाँ, ये इस बात का एहसास है कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी, चाहे वो पानी में तैरता एक सूक्ष्म बैक्टीरिया हो या एक विशाल पेड़ या हम इंसान, सबके अंदर मूल रूप से एक ही सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, एक ही जेनेटिक कोड काम कर रहा है। जीवन की ये समानता और जटिलता वास्तव में मन को विस्मय से भर देती है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर थोड़ा विचार करना बनता है। कौन सा सवाल? स्रोतों में इस बात का उल्लेख है कि यूकैरियोट्स में जो अव्यक्तक या इंट्रॉन्स मौजूद हैं, वे किसी बहुत पुरानी समय की याद दिलाते हैं। जी। और ये जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है, वो एक ऐसे युग की ओर इशारा करती है जब दुनिया आरएनए आधारित प्रक्रियाओं पर चलती थी, जिसे आरएनए वर्ल्ड कहा जाता है। ये विकासवाद का एक बहुत ही रहस्यमयी पहलू है जो जीव विज्ञानियों को आज भी हैरान करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि ये अव्यक्त कवच वास्तव में किसी प्रोटीन का कूटलेखन नहीं करते हैं और कोशिका इन्हें हमेशा इतनी ऊर्जा खर्च करके काट छाट कर बाहर निकाल ही देती है, तो प्रकृति ने करोड़ों सालों के विकास क्रम में इस तथाकथित कचरे या जंक डीएनए को अपने साथ ढोना क्यों जारी रखा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इन छिपे हुए अनुक्रमों में कोई ऐसा रहस्य, कोई ऐसा अनदेखा कार्य छिपा है जिसे हमारी आधुनिक विज्ञान की दुनिया अपनी तमाम तकनीकों के बावजूद अभी तक पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई है? शायद इस तथाकथित कचरे में ही जीवन के विकास के कुछ सबसे गहरे रहस्य दबे हों। हो सकता है भविष्य में जीव विज्ञान की कोई नई शाखा इस पहेली को सुलझाए और हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दे। विज्ञान की यही खूबसूरती है, हर जवाब एक नए और बड़े सवाल को जन्म देता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। डीएनए और आरएनए की इस आणविक दुनिया की परतों को खोलना एक अद्भुत अनुभव रहा। बिल्कुल। और स्वागत है आज की इस विस्तृत चर्चा में। जो लोग भी जीव विज्ञान की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो बस ये जानना चाहते हैं कि जीवन काम कैसे करता है, उनके लिए आज का ये विषय बहुत ही खास है। हम वंशानुगति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ परिभाषाएं रटने वाली बात नहीं है। अक्सर इन विषयों को बहुत ही शुष्क मान लिया जाता है, लेकिन अगर हम इसे एक बेहतरीन मशीनरी की तरह समझें कि कोशिका के अंदर चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं, तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए एक चीट कोड की तरह काम करेगा। हाँ, एकदम सही कहा। आज की इस चर्चा का मिशन ही यही है कि आनुवंशिक कूट, उत्परिवर्तन, अंतरण आरएनए और लैक प्रचालेक जैसी जटिल चीजों को एक कहानी की तरह समझा जाए। और इस चर्चा में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बदलाव, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, पूरी प्रणाली को उलट सकता है। तो मेरा मानना है कि ये रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि लॉजिक समझने के बारे में है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड की। डीएनए में केवल 4 प्रकार के क्षार होते हैं, ए, टी, जी और सी। लेकिन प्रकृति को 20 अलग-अलग अमीनो अम्ल बनाने थे। और यहीं पर गणित का खेल शुरू होता है। अगर एक अक्षर से एक अमीनो अम्ल बनता तो सिर्फ 4 बनते, 2 अक्षरों से 16 बनते। तो प्रकृति ने त्रिकूट यानी ट्रिपलेट कोड का चुनाव किया। 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी पूरे 64 प्रकूट। तो मतलब 64 कूट है हमारे पास, जिनमें से 61 कूट तो सक्रिय रूप से अमीनो अम्ल बनाते हैं, लेकिन 3 ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं बनाते, जिन्हें रोध प्रकूट या स्टॉप कोडॉन कहते हैं। UAA, UAG और UGA, है ना? हाँ, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये बिल्कुल एक लाल सिग्नल की तरह काम करते हैं। जब प्रोटीन बन रहा होता है तो जैसे ही मशीनरी इन तक पहुंचती है, काम वही रुक जाता है। और बोर्ड परीक्षा के नजरिए से देखें तो आनुवांशिक कूट की कुछ विशेषताएं सीधी पूछी जाती हैं, जैसे इसका विशिष्ट या असंदिग्ध होना। असंदिग्ध मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक प्रकूट सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल बनाएगा। बिल्कुल, कोई भ्रम नहीं है इसमें। अगर कूट UUU है तो वो हमेशा फेनिल एलेनिन ही बनाएगा, वो गलती से भी कुछ और नहीं लाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और विशेषता है जिसे अपहासित या डीजेनरेट होना कहते हैं। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि विशिष्ट भी है और अपहासित भी। अपहासित का क्या मतलब हुआ यहाँ? हाँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, हमारे पास 61 सक्रिय कूट हैं, लेकिन अमीनो अम्ल तो सिर्फ 20 ही हैं।
इसका सीधा से गणितीय अर्थ है कि कुछ अमीनो अम्लों के लिए एक से ज्यादा कूट होंगे, जैसे भाषा में पर्यायवाची होते हैं। समझ गई। मतलब एक ही अमीनो अम्ल को 2 या 3 अलग-अलग कूट भी ला सकते हैं। एकदम सही। इसी लचीलेपन को अपहासित होना कहते हैं। ये कोशिका के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर कोई छोटी मोटी कोडिंग की गलती हो भी जाए तो भी सही अमीनो अम्ल बन जाता है। ये तो प्रकृति की स्वाट इंजीनियरिंग है। और एक और बात जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी एमसीक्यू में आती है, वो है इसका सार्वभौमिक या यूनिवर्सल होना। हाँ, सार्वभौमिकता। एक साधारण बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक ये आनुवांशिक भाषा एक ही है। अगर बैक्टीरिया में यूयूयू फेनिल एलिनीन बना रहा है तो हमारे अंदर भी वही बनाएगा। कुछ मामूली अपवाद हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जीवन की एकता को दिखाता है। और इसी में एक वीआईपी कूट भी है, एयूजी। इसके दोहरे काम के बारे में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। एयूजी के कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहला, ये मिथियोनिन को कोड करता है और दूसरा, ये एक प्रारंभिक प्रकूट यानी स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। मतलब बिना इस हरे झंडे के प्रोटीन बनना शुरू ही नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर इस अचूक कोडिंग में कोई गड़बड़ी आ जाए? मेरा मतलब है डीएनए के इतने बड़े समुंदर में अगर एक अक्षर हिल जाए तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसी गड़बड़ी को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। ये एक बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन है, जहां बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में सिर्फ एक क्षार बदल जाता है। केवल एक अक्षर की गलती, और उस एक गलती के कारण प्रोटीन बनते समय ग्लूटामेट की जगह वैलीन आकर जुड़ जाता है। अब ग्लूटामेट और वैलीन के रासायनिक गुण अलग हैं, तो उससे पूरा हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। हाँ, प्रोटीन गलत तरीके से मुड़ जाता है। सोचिए, अरबों अक्षरों में सिर्फ एक की गलती से पूरी लाल रक्त कोशिका का आकार ही बदल जाता है। जो गोल होनी चाहिए वो ऑक्सीजन की कमी में सिकुड़कर हंसिए के आकार की कठोर और नुकीली हो जाती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला बटरफ्लाई इफेक्ट है। और एक दूसरा म्यूटेशन भी तो है जो पूरा ढांचा ही बिगाड़ देता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। स्रोत में इसका एक बहुत ही मजेदार और हमेशा याद रहने वाला उदाहरण दिया गया है, रैम हैज रेड कैप। हाँ, रैम हैज रेड कैप, ये मेरा पसंदीदा उदाहरण है, क्योंकि जेनेटिक कोड हमेशा 3-3 के जोड़े में पढ़ा जाता है, यानी वाचन प्राधार या रीडिंग फ्रेम 3 का होता है। तो ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। तो अगर हम इसमें एक अक्षर जोड़ दें, मान लीजिए हैज और रेड के बीच में बी जोड़ दें, तो क्योंकि पढ़ना तो 3-3 में ही है, तो ये हो जाएगा रैम हैज बी रेड DCA, जो एकदम बेमानी है। बिल्कुल, एक या दो अक्षर जोड़ने या हटाने से आगे का पूरा वाचन प्राधार शिफ्ट हो जाता है। लेकिन यहां गणित का एक और जादू देखिए। अगर हम पूरे 3 अक्षर एक साथ जोड़ दें, जैसे बिग जोड़ दें, तो बनेगा रैम हैज बिग रेड कैप। तो एक नया शब्द जुड़ गया, लेकिन आगे का वाक्य यानी रेड कैप बिल्कुल सही रहा, उसका फ्रेम नहीं बिगड़ा। और यही निर्विवाद रूप से साबित करता है कि जेनेटिक कोड 3 अक्षरों का ही होता है, क्योंकि 3 क्षारों के जुड़ने या हटने से सिर्फ एक पूरा अमीनो अम्ल जुड़ता या हटता है, बाकी का पूरा कोड बिना गड़बड़ी के पढ़ा जाता है। बहुत ही तार्किक बात है। अब इस कोडिंग को पढ़कर प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया पर आते हैं। राइबोसोम, जिसे हम कोशिकीय कारखाना कहते हैं, और यहाँ प्रवेश होता है अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए का। हाँ, फ्रांसिस क्रिक ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि कोई अनुकूलक अणु या एडाप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए जो एक तरफ कोड पढ़े और दूसरी तरफ से अमीनो अम्ल लाए। क्योंकि अमीनो अम्ल खुद तो आरएनए को पढ़ नहीं सकते हैं ना, उन्हें एक दुभाषीय की जरूरत थी जो टीआरएनए है। और परीक्षा के लिए इसकी संरचना बहुत जरूरी है। 2D में यह तिपतिया या क्लोवर लीफ जैसा दिखता है, लेकिन असल में यानी 3D में यह उल्टे एल जैसा होता है। सही कहा। इसका वो जो उल्टा एल आकार है वो उसे राइबोसोम के खांचों में फिट होने में मदद करता है। इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक तरफ एंटीकोडॉन फंदा होता है जो संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए के कोड को ताले चाबी की तरह पढ़ता है। और दूसरा छोर? दूसरा है अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर, जहां पर वो एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को पकड़ कर लाता है। और इस पूरी स्थानांतरण या ट्रांसलेशन के प्रक्रिया में जो एक भारी काम है, ऊर्जा भी तो लगती है एटीपी के रूप में। बिल्कुल, पेप्टाइड बंध बनने के लिए काफी ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए प्रक्रिया की बिल्कुल शुरुआत में ही अमीनो अम्लों को एटीपी की मदद से सक्रिय किया जाता है और उनके टीआरएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। इसे अमीनो एसिलेशन कहते हैं।
और इसी ऊर्जा के कारण बाद में राइबोसोम के अंदर 2 अमीनो अम्लों के बीच बंध बन पाता है। लेकिन इस ट्रांसलेशन में यूटीआर्स की भी तो बड़ी भूमिका है। अस्थानांतरित स्थल, ये क्या होते हैं? ये mRNA के वे हिस्से हैं जिनका अनुवाद नहीं होता, यानी इनसे प्रोटीन नहीं बनता। ये 5 प्राइम किनारे पर स्टार्ट कोडॉन से ठीक पहले और 3 प्राइम किनारे पर स्टॉप कोडॉन के ठीक बाद होते हैं। मतलब ये एक किताब के कवर और उन खाली पन्नों की तरह है जिन पर मुख्य कहानी तो नहीं लिखी है, लेकिन वे किताब को सुरक्षित रखने और सही जगह से शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही सटीक तुलना है। ये अनुवाद प्रक्रिया को प्रभावी और सुरक्षित बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर 5 नंबर का सीधा सवाल लेकर आता है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन और लैक प्रचालक यानी लैक ऑपेरॉन। फ्रैंकोइस जैकोब और जैक्वे मोनार्ड की ये खोज सच में कमाल की है। लैक ऑपेरॉन को समझना थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये ऊर्जा बचाने का एक मास्टर क्लास है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आई जीन को लेकर होता है। हाँ, लोग आई देखते ही उसे इंड्यूसर या प्रेरक समझ लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन परीक्षा में ये गलती नहीं करनी है। यहाँ आई का मतलब इनहिबिटर यानी दमनकारी है। ये प्रेरक नहीं है। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो पूरे सिस्टम को रोकने का काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दमनकारी प्रोटीन। और इसके अलावा 3 संरचनात्मक जीन होते हैं जो असली काम करते हैं। Z जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है लैक्टोज को तोड़ने के लिए। फिर Y जीन है जो परमिएज बनाता है ताकि जीवाणु की कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ सके और बाहर से लैक्टोज आसानी से अंदर आ सके। काम करने के तरीके को समझाते हैं। जब आसपास लैक्टोज नहीं होता तब क्या होता है? जब लैक्टोज नहीं होता तो एंजाइम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी। तो वो जो आई जीन है वो दमनकारी प्रोटीन बनाता रहता है। ये दमनकारी जाके डीएनए के ऑपरेटर हिस्से से मजबूती से चिपक जाता है और रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज आगे जाकर Z, Y और A जीनों को पढ़ने वाला था, उसका रास्ता ही बंद हो जाता है। तो सिस्टम डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहता है। एकदम सही। लेकिन जैसे ही जीवाणुओं को बाहर लैक्टोज मिल जाता है, पूरी कहानी बदल जाती है। लैक्टोज अंदर आता है और एक प्रेरक यानी इंड्यूसर का काम करता है। वो सीधा जाकर उस दमनकारी प्रोटीन से टकराता है ना? हाँ, वो दमनकारी से जुड़ जाता है। लैक्टोज के जुड़ते ही दमनकारी प्रोटीन का आकार बदल जाता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो ऑपरेटर को छोड़ देता है। रास्ता साफ हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज तेजी से आगे बढ़ता है, एमआरएनए बनता है और फिर उन तीनों एंजाइमों का निर्माण हो जाता है जो लैक्टोज को पचाने के लिए चाहिए। सिस्टम ऑन हो गया। और क्योंकि एक दमनकारी को हटाकर उसे निष्क्रिय करके पूरी प्रणाली चालू की जा रही है, इसलिए इसे नकारात्मक नियमन या नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। वाह! तो आज हमने इस मॉलिक्यूलर दुनिया की कई गुत्थियां सुलझाई। आनुवांशिक कूट के नियम, रैमेज रेड कैप वाला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, टीआरएनए का उल्टा एल आकार और लैकोपेरान का ये शानदार ऑन ऑफ स्विच। बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए ये जरूरी है कि वे सिर्फ रटे नहीं बल्कि इस मशीनरी के क्यों को समझें। ये सब समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा विचार जो स्रोत में सीधे तो नहीं है, लेकिन आज के इस पूरे लॉजिक पर आधारित है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, अगर किसी जीवाणु के लैक ओपेरान में उस आई जीन में ही कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि वो जो दमनकारी प्रोटीन बनाए उसका आकार इतना बदल जाए कि वो लैक्टोज को पहचान ही ना पाए, उसके साथ जुड़ ही ना सके, तो क्या होगा? अरे मतलब लैक्टोज आएगा भी तो दमनकारी प्रोटीन उससे नहीं जुड़ेगा और वो हमेशा ऑपरेटर से ही चिपका रहेगा। बिल्कुल। और अगर वो ऑपरेटर से चिपका रहा तो एंजाइम कभी बनेंगे ही नहीं। तो क्या वो कोशिका कभी लैक्टोज को पचा पाएगी या फिर भोजन के बिल्कुल बीचों बीच रहते हुए भी हमेशा के लिए भूखी रह जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान के छात्रों को सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वाकई दिमाग को घुमा देने वाला विचार है। एक छोटा सा म्यूटेशन पूरी प्रजाति को भूखा मार सकता है। तो जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए ये एक वैचारिक प्रयोग रहा। विज्ञान ऐसे ही सवालों से आगे बढ़ता है। आज की इस दिलचस्प और गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शानदार तरीके से करते रहें और जीवन के इन सूक्ष्म रहस्यों को ऐसे ही डिकोड करते रहें। जीव विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने वाली इस विशेष विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज की शुरुआत हम एक बहुत ही अद्भुत और चौंकाने वाली कल्पना से कर रहे हैं। हाँ, और ये कल्पना सच में थोड़ी हैरान करने वाली है। बिल्कुल। सोच कर देखिए, एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जिसके हर पन्ने पर 1000 अक्षर छपे हों और उस किताब में कुल 1000 पन्ने हों।
ये काफी मोटी किताब होगी। एकदम काफी विशाल किताब बन जाएगी वो। हाँ, अब ये जानना और भी आश्चर्य की बात है कि एक इंसान की सिर्फ एक कोशिका, मेरा मतलब है केवल एक सूक्ष्म सेल के डीएनए में छिपी सारी जानकारी को अगर इस तरह की किताबों में छापना शुरू किया जाए तो ऐसी एक या दो नहीं बल्कि पूरी 3300 यानी 3300 किताबों की आवश्यकता होगी। 3300 किताबें, ये सच में कोई साइंस फिक्शन जैसा लगता है। वही तो, 3300 किताबें जो सिर्फ एक इंसान के डीएनए का डेटा समेटे हुए होंगी। ये ह्यूमन बॉडी की वास्तविक जटिलता का एक छोटा सा प्रमाण है। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन्हीं 3300 किताबों के विशाल रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करना है, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले विद्यार्थियों को मदद मिल सके। हाँ, विशेष रूप से उन्हीं के लिए। आज की ये चर्चा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इतनी गहराई और स्पष्टता से समझाएगी कि तथ्यों को रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। रटना तो वैसे भी साइंस में काम नहीं आता। एकदम नहीं। इन जटिल विषयों को रटने के बजाय उनके पीछे छिपे तर्क, दिलचस्प आंकड़ों और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस के माध्यम से समझा जाएगा। जब इन प्रक्रियाओं के पीछे का क्यों और कैसे स्पष्ट हो जाता है, तो परीक्षा में पूरे आत्मविश्वास के साथ लॉजिकल आंसर्स लिखना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। जब इन 3300 किताबों की बात होती है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस असीमित जानकारी को इकट्ठा करना कोई मामूली बात तो रही नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। वर्ष 1990 में शुरू हुई ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विज्ञान के इतिहास का कोई छोटा मोटा कदम नहीं था। ये पूरे 13 साल तक चलने वाली एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी जो 2003 में जाके पूरी हुई। हाँ, और इसे आधिकारिक तौर पर एक मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया था। पर यह समझना दिलचस्प है कि साइंस की दुनिया में किसी प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहने के पीछे क्या कारण होते हैं। ये सिर्फ एक कैची नाम नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित शामिल था। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि इसका गणित ही वास्तव में इसे एक मेगा प्रोजेक्ट बनाता है। मानव जीनोम में लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं। 3 अरब, ये नंबर ही अपने आप में विशाल है। हाँ, और जब 1990 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब डीएनए के केवल एक बेस पेयर को पढ़ने की लागत लगभग $3 आंकी गई थी। $3 एक बेस पेयर के लिए? तो इस हिसाब से अगर 3 बिलियन को $3 से मल्टीप्लाई करें तो पूरी योजना पर खर्च होने वाली अनुमानित लागत $9 बिलियन तक पहुंच जाती है। $9 बिलियन? ये तो किसी छोटे देश के पूरे बजट के बराबर है। बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का एक साथ आना, जिसमें अमेरिकी ऊर्जा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के साथ साथ यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना का सहयोग शामिल था, इसे सही मायनों में एक महायोजना बनाता है। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन सिर्फ पैसा ही एकमात्र चुनौती नहीं रही होगी। डेटा का मैनेजमेंट भी तो एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। जैसे हमने उन 3300 किताबों को उदाहरण दिया। हाँ, 3 अरब अक्षरों के इतने विशाल आंकड़ों को रजिस्टर्स या नॉर्मल फाइल्स में तो सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। उन्हें ढूंढना या एनालाइज करना तो इंसानी क्षमता के बिल्कुल बाहर की बात थी। एकदम सही। कागज पर रखना असंभव था और यहीं से विज्ञान की एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी शाखा का जन्म हुआ। इन आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण के लिए हाई स्पीड कंप्यूटिंग की जरूरत थी, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। हाँ, जीव विज्ञान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस ऐतिहासिक मिलन से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का विकास हुआ। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मानव जीनोम परियोजना के बिना बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इतनी तेजी से विस्तार शायद संभव ही नहीं था। सही कहा। कंप्यूटर्स ने डीएनए के इस विशाल समुद्र में पैटर्न्स ढूंढने का काम किया और इस प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को समझना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ अक्षरों को पढ़ने के बारे में नहीं था। इनके कुछ बहुत क्लियर टारगेट्स थे। पहला लक्ष्य तो मानव डीएनए में मिलने वाले लगभग 20,000 से 25,000 सभी जीनों का पता लगाना था। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण काम उन 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स के अनुक्रमों को सही निर्धारित करना था और इस सारी जानकारी को डेटाबेस के रूप में स्टोर करना भी। हाँ, और इन टेक्निकल लक्ष्यों के साथ साथ एक और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो कौन सा? वो है ELSI, यानी इस योजना से उत्पन्न होने वाले एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज पर विचार करना। ओह, यानी नैतिक और कानूनी मुद्दे। बिल्कुल। जब किसी इंसान का पूरा जेनेटिक कोड पढ़ लिया जाएगा
तो उस जानकारी का उपयोग या दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इस पर पहले से ही विचार करना जरूरी था। बोर्ड एग्जाम्स में जब इस प्रोजेक्ट के लक्ष्यों पर सवाल आए तो इस ELSI पॉइंट को शामिल करना उत्तर को बहुत प्रभावशाली बनाता है। यहाँ ये विषय वास्तव में बेहद दिलचस्प हो जाता है। ये तो तय हो गया कि 3 बिलियन अक्षरों को पढ़ना है और सुपर कंप्यूटर्स भी लगा दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि वैज्ञानिक इतने लंबे और सूक्ष्म DNA को पढ़ते कैसे हैं? कोशिका के अंदर जाकर उस धागे को पढ़ने की तकनीक क्या थी? ये विज्ञान की सबसे खूबसूरत पहेलियों में से एक है। वैज्ञानिकों ने इस विशाल जीनोम को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से 2 अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए। 2 अलग अप्रोचेस। हाँ। पहला अप्रोच थोड़ा शॉर्टकट जैसा था, जिसे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स या ESTs कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इस विधि में ये तय किया गया कि पूरे DNA को पढ़ने में समय बर्बाद करने के बजाय सिर्फ उन जीन्स पर ध्यान दिया जाए जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं। आसान शब्दों में सिर्फ वो हिस्से जो एक्टिवली प्रोटीन बना रहे हैं। एकदम सही। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी बहुत मोटी किताब के हर शब्द को पढ़ने के बजाय सिर्फ उन पन्नों को पढ़ लिया जाए जिन्हें किसी ने हाइलाइटर से मार्क किया हो, क्योंकि वही सबसे काम की जानकारी है। सही पकड़ा। लेकिन जो दूसरा दृष्टिकोण था वो इससे काफी अलग और डिटेल्ड था। इसे सीक्वेंस एनोटेशन या अनुक्रम टिप्पण कहा जाता है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था? नहीं, इसमें वैज्ञानिकों ने पूरे DNA को पढ़ने का फैसला किया, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों तरह के अनुक्रम शामिल थे। यानी प्रोटीन बनाने वाले और ना बनाने वाले दोनों हिस्से? उन्होंने पहले पूरा अनुक्रम पढ़ा और फिर बाद में उनके कार्यों को निर्धारित किया। HGP में अंततः इसी डिटेल्ड विधि का उपयोग किया गया, क्योंकि तब नॉन कोडिंग हिस्सों का महत्व पता नहीं था। लेकिन एक प्रैक्टिकली सोचें तो DNA का धागा इतना लंबा होता है कि 3 बिलियन अक्षरों की लड़ी को एक साथ किसी मशीन में डालना तो असंभव होगा। इसे पढ़ने लायक कैसे बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। DNA एक बहुत लंबा पॉलीमर होता है, तो सबसे पहले DNA को कोशिका से निकालकर फिजिकली छोटे छोटे रैंडम फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया। जैसे किसी लंबे धागे को रैंडम टुकड़ों में काट दिया हो। बिल्कुल। फिर इन छोटे टुकड़ों को पढ़ने के लिए इनकी कई कॉपीज की जरूरत थी, इसलिए इन्हें उचित होस्ट में भेजा गया ताकि इनकी क्लोनिंग की जा सके। क्लोनिंग यानी उन टुकड़ों की लाखों कॉपीज बनाना। इसके लिए वेक्टर्स का यूज हुआ था ना? हाँ, ये वेक्टर्स एक तरह से बायोलॉजिकल फोटोकॉपियर का काम करते हैं। एग्जाम के लिए इन वेक्टर्स के नाम बहुत जरूरी हैं। BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनकी मदद से बैक्टीरिया और यीस्ट में DNA को एम्प्लीफाई किया गया। सही कहा। और फिर फ्रेडरिक सैंगर द्वारा विकसित DNA सीक्वेंसिंग मेथड का यूज किया गया। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर्स इसी पर काम करते हैं। वैसे सैंगर का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने प्रोटीन में एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस निकालने की विधि भी बनाई थी। पर एक बात सोचने वाली है, जब इन लाखों छोटे टुकड़ों को मशीन ने पढ़ लिया तो उन्हें वापस सही क्रम में कैसे जोड़ा गया? ये तो किसी ऐसी जिक्सो पजल को सुलझाने जैसा है जिसके डब्बे पर कोई तस्वीर ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मशीन से मिले सीक्वेंसेस को ओवरलैपिंग के आधार पर अरेंज किया गया, मतलब टुकड़ों को ऐसे काटा गया था कि उनके सिरे मैच करें। लेकिन करोड़ों टुकड़ों का मिलन इंसान तो नहीं कर सकते। यही बायोइन्फॉर्मेटिक्स और सुपर कंप्यूटर्स ने जादू दिखाया। कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने ओवरलैपिंग हिस्सों की पहचान की और पूरी चेन को सही क्रम में जोड़ दिया। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सालों की मेहनत, $9 बिलियन का खर्च, इस पूरी प्रोसेस से जो फाइनल नक्शा तैयार हुआ, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? ये विशेषताएं एग्जाम्स के लिए तथ्यों का खजाना है। पहली बात, मानव जीनोम में ठीक 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स मिलते हैं। 3164.7 मिलियन। ठीक है। दूसरी बात, औसतन एक जीन में लगभग 3000 बेसेस होते हैं। सबसे बड़ी नॉन जीन डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस हैं। और जीन्स की टोटल संख्या कितनी निकली? मैंने सुना है साइंटिस्ट को काफी झटका लगा था। हाँ, जीन्स की कुल संख्या लगभग 30,000 निकली। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले अनुमान था कि 80,000 से 1,40,000 तक जीन्स होंगे। ये जानकर तो इंसानियत का अहंकार थोड़ा टूट गया होगा कि हमारे पास कुछ पौधों या केंचुओं से भी कम जीन्स हैं। सच में। और एक और हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि सभी इंसानों में 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस बिल्कुल एक समान होते हैं। यानी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले 2 इंसानों का DNA 99.9% एक जैसा है। हाँ, और हमारे पूरे जीनोम का 2% से भी कम हिस्सा
प्रोटीन की कोडिंग करता है। बाकी हिस्सा सिर्फ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से बना है। क्रोमोसोम्स पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? क्रोमोसोम 1 पर सबसे अधिक जीन्स हैं 2968 और Y क्रोमोसोम पर सबसे कम सिर्फ 231। एक और शब्द बार बार आता है, SNPs या SNPs। ये क्या है? SNPs का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। साइंटिस्ट को डीएनए में लगभग 1.4 करोड़ ऐसी जगह मिली जहां लोगों के बीच सिर्फ एक बेस का अंतर होता है। इसका मेडिकल साइंस में बड़ा महत्व होगा। बहुत बड़ा। इन्हीं SNPs की मदद से बीमारियों से जुड़ी जगहों का पता लगाना आसान हो गया है। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। अगर हमारा 99.9% डीएनए सेम है, तो हम सब इतने अलग कैसे दिखते हैं और क्राइम सीन पर क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा जाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो इस पहेली का जवाब उस बचे हुए 0.1% हिस्से में छुपा है। यही 0.1% डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। क्योंकि 3 बिलियन बेसिस को मैच करना तो असंभव और महंगा होगा। बिल्कुल। इसलिए फोरेंसिक टीम्स सिर्फ उस 0.1% हिस्से पर ध्यान देती हैं जहां सबसे ज्यादा भिन्नता होती है। और ये भिन्नता कहाँ मिलती है? क्या ये वही रिपीटेटिव डीएनए है जो प्रोटीन नहीं बनाता? हाँ, वही। इसे अलग करने की प्रोसेस बहुत रोचक है। जब जीनोमिक डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है तो भारी और हल्के डीएनए अलग हो जाते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में भारी चीजें नीचे बैठ जाती हैं। सही कहा। मुख्य डीएनए एक बड़ा पीक बनाता है और रेपिटेटिव सीक्वेंसेस छोटे पीक्स बनाते हैं, जिन्हें सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इन्हें माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में बांटा जाता है ना? हाँ, और इनमें उच्च श्रेणी की पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता पाई जाती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? आसान शब्दों में म्यूटेशन के कारण डीएनए में आने वाली जेनेटिक भिन्नता। अगर किसी म्यूटेशन से रिप्रोडक्शन पर असर नहीं पड़ता तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और ये किसी भी व्यक्ति के हर टिश्यू, खून, बाल, लार सब में एक समान मिलती है। इसलिए क्राइम सीन पर मिला एक छोटा सा बाल की काफी होता है। इस टेक्निक की शुरुआत किसने की थी? सर एलेक्स जेफरीज ने। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एक प्रोब की तरह यूज किया और इसे VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स नाम दिया। VNTR। एग्जाम के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स कैसे याद रखें? इसे कहानी की तरह समझना चाहिए। इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्राइम सीन पर मिले बाल या खून से डीएनए को बाहर निकालना। ठीक है, डीएनए निकाल लिया। उसके बाद? दूसरा स्टेप है डाइजेस्शन। लंबा डीएनए एंजाइम्स यानी मॉलिक्यूलर सिजर्स द्वारा छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर तीसरा स्टेप आता है सेपरेशन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस। बिल्कुल। कटे हुए डीएनए टुकड़ों को एक जेल में डालकर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। छोटे टुकड़े जल्दी आगे भागते हैं और बड़े पीछे रह जाते हैं। लेकिन जेल तो नाजुक होता है। इसीलिए चौथा स्टेप है ब्लॉटिंग। जेल से डीएनए को नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना, जैसे गीली स्याही पर ब्लॉटिंग पेपर रखना। इसे सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर 5वां स्टेप हाइब्रिडाइजेशन। इस मेम्ब्रेन पर रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब डाला जाता है। ये जासूस की तरह अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जुड़ जाता है। और आखिरी स्टेप? छठा स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। एक्सरे फिल्म रखने पर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए चमक उठते हैं और एक स्पेसिफिक बैंड पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न सुपरमार्केट के बारकोड जैसा है। आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़कर किसी का पैटर्न सेम नहीं हो सकता। एकदम सही। इसीलिए ये फोरेंसिक्स और पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। ये साइंटिफिक सफर वाकई अविश्वसनीय रहा। $9 बिलियन से HGP के लक्ष्य, ESTs, सीक्वेंस एनोटेशन और फिर 0.1% का जादू यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सब कुछ एक लॉजिक के साथ क्लियर हो गया। विज्ञान में जब हम स्टेप्स को सीक्वेंस में समझते हैं, पहले डीएनए निकाला, काटा, जेल में अलग किया, मेम्ब्रेन पर छापा और प्रोब से पहचाना, तो मार्क्स अपने आप आते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यदि हमारे डीएनए का 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनाने का काम करता है और बाकी का विशाल हिस्सा केवल उन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस से भरा है जो हमारे विकास के एक ऐतिहासिक आर्काइव की तरह काम करता है, तो मानव इतिहास के और कौन से गहरे रहस्य इस जंक माने जाने वाले डीएनए में डिकोड होने का इंतजार कर रहे होंगे? ये वास्तव में क्रांतिकारी विचार है।
क्या पता आने वाले कल में इसी डीएनए बारकोड से हम पर्सनल मेडिसिन या फ्यूचर की बीमारियों का पहले ही पता लगा लें। विज्ञान का ये क्षितिज बहुत रोचक है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन अद्भुत रहस्यों पर विचार करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और खोज के साथ। द डीप डाइव के इस विशेष सत्र में स्वागत है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें ना, तो हर इंसान, हर जानवर, यहाँ तक कि हर छोटा सा पौधा भी अपने आप में एक चलता फिरता चमत्कार है। बिल्कुल। लेकिन इस चमत्कार को कंट्रोल कौन करता है? तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो सीधे जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक पहलू से जुड़ा है। यानी वंशागति के आणविक आधार, या जिसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। हाँ, जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5। और आज का हमारा मिशन कोई आम चर्चा नहीं है। जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इस पूरे जटिल अध्याय को डिकोड करने वाले हैं। डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस विषय को लेकर ये धारणा बन जाती है कि इसमें बहुत सारे तथ्य और आंकड़े हैं जिन्हें बस रटना पड़ेगा, जो कि सच नहीं है। एकदम सच नहीं है। देखिए, अगर हम इन आणविक संरचनाओं के पीछे के तर्क को, इसकी इंजीनियरिंग को समझ ले, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार जब क्या से ज्यादा क्यों समझ में आ जाता है, तो चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर कोई लंबा वैचारिक प्रश्न, उसका उत्तर देना बहुत ही सहज हो जाता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि डीएनए कोई आम रसायन या मॉलिक्यूल नहीं है। ये असल में लाइफ का पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मैनुअल के पहले पन्ने को खोलते हैं। डीएनए के एकदम बुनियादी ढांचे से शुरुआत करते हैं। चलिए। जब हम इन आणविक स्तरों पर बात करते हैं, तो कुछ आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। मैंने हमारे रिसर्च नोट्स में कुछ बेहद खास संख्याएं देखी जो अक्सर बहुविकल्पीय प्रश्नों में सीधे तौर पर आती हैं। हाँ, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे एक बहुत ही सूक्ष्म वायरस होता है, जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज 5X174 कहते हैं। 5X174? हाँ, इसके जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और जीवाणु भोजी लैम्डा को देखें, तो उसमें 48,502 क्षार युग्म होते हैं। क्षार युग्म यानी बेस पेयर्स। हाँ, बेस पेयर्स, जिन्हें संक्षेप में बीपी कहा जाता है। प्रकृति में जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती है ना, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बड़ा होता जाता है। मतलब कोड बड़ा होता जाता है। बिल्कुल। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई कहते हैं, इस जीवाणु में 4.6 गुणा 10 की घात 6 बेस पेयर्स होते हैं। 4.6 × 10⁻⁶। हाँ। और जब बात हम इंसानों की आती है, तो ये आंकड़ा सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एकदम। मनुष्य के एक अगुणित यानी हैप्लॉइड डीएनए में, मतलब गुणसूत्रों के केवल एक सेट में लगभग 3.3 गुणा 10 की घात 9 बेस पेयर्स होते हैं। 3.3 बिलियन से भी ज्यादा कोड्स। ये अपने आप में एक विशाल लाइब्रेरी के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरी लाइब्रेरी, ये डीएनए या आरएनए आखिर बनता कैसे है? नोट्स में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जिक्र बार बार आता है। अगर हम इसे आसान भाषा में डिकोड करें, तो इस लंबी सी चेन को बनाने वाले वो बुनियादी ईंट पत्थर कौन से हैं? अगर हम इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह इमेजिन करें, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, सिर्फ 3 मुख्य घटकों या ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। सिर्फ 3? हाँ। पहला ब्लॉक है एक नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। दूसरा है एक पेंटोज शर्करा, यानी 5 कार्बन वाली शुगर। बिल्कुल। और तीसरा है एक फॉस्फेट ग्रुप। सारा खेल इन्हीं 3 चीजों का है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है जो शुगर से जुड़ी है। आरएनए और डीएनए के बीच का अंतर? हाँ, आरएनए के मामले में जिस शर्करा का इस्तेमाल होता है उसे राइबोज कहते हैं, लेकिन डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है। नाम से ही पता चलता है डीऑक्सी। बिल्कुल। यानी आरएनए की तुलना में इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु कम होता है। मुझे एक और बहुत ही शानदार पैटर्न दिखा